हेलो बच्चों। तो कल जहाँ से लेक्चर हम लोगों ने छोड़ा था आज वहां से ही स्टार्ट करेंगे। आइए, आज हम सीखेंगे पॉलन ग्रेन। हमने पॉलन ग्रेन बना लिया था माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर और उसे रिलीज भी करा दिया था। रिलीज होते टाइम हमारा पॉलन ग्रेन कैसा होता है उसके बारे में हम बात करेंगे और उसके बाद उसमें क्या डेवलपमेंट होता है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। आप कह रहे हो कि पॉलन ग्रेन, पहली चीज तो हमें जो क्वेश्चन दिख रहा है वो यही दिख रहा है कि पॉलन ग्रेन क्या है? मेल गैमेटोफाइट। बेटा ये सीधा क्वेश्चन है। पॉलन ग्रेन क्या है? मेल गैमेटोफाइट है। दूसरी लाइन दिख रहा है, कह रहा है कि यदि आप ओपन एंथर को हिबिस्कस रोजा साइनेंसी पे आप एंथर को टच करिए या किसी अदर प्लांट्स के, मतलब गुड़हल का जो एंथर होता है, जो स्टेमेन होता है, एकदम ओपन होता है। तो अगर आप वहां हाथ ऐसे लगाते हो, इसको टच करते हो या ऐसे और किसी प्लांट के एंथर को टच करते हो, तो आपके हाथ के ऊपर बहुत सारे एलोइस पाउडरी कलर के कुछ डिपोजिशन आ जाएंगे। और अगर आप उसे स्लाइड के ऊपर पानी लेकर के अपनी उंगली ऐसे रगड़ते हो तो सारे आपके जो पॉलन ग्रेन है वो इस स्लाइड के ऊपर आ जाएंगे। अब आप इसकी स्टडी करो। अब स्टडी में आप क्या कर रहे हो? स्टडी में आप माइक्रोस्कोप यूज कर रहे हो। ये देखो, आपने सारी स्ट्रक्चर की स्टडी करने के लिए तो माइक्रोस्कोप यूज किया है। फिर आप कह रहे हो कि जब आप माइक्रोस्कोप यूज कर पाओगे, उस पाउडरी स्ट्रक्चर को आपने पानी के ऊपर ले लिया है स्लाइड पे, और जब आप उसे देखोगे आप पाओगे कि ये साइज में, शेप में, कलर में, डिजाइन में और आर्किटेक्ट में जो है बहुत ज्यादा डिफर है। आर्किटेक्चर्स सॉरी आर्किटेक्चर्स साइज, शेप, कलर और डिजाइन के बिहाफ पे बहुत ज्यादा एक दूसरे से अलग है। आप ये चीज पाओगे यहाँ पे तब जब आप स्लाइड के ऊपर इसे रखोगे तब। ठीक है। अब कह रहा है कि पॉलन ग्रेन जनरली स्फिरिकल होता है और अगर आप इसे मेजर करें तो जो इसका डायामीटर है, जब स्फिरिकल है तो डायमीटर ही निकालोगे। किसी भी स्फिरिकल चीज के, देखो ये पॉलन ग्रेन है तो आप इसका डायमीटर निकालोगे। तो कह रहा है कि ये कितना होगा? 20 से 25 माइक्रोन मीटर होगा और 2 लेयर से कवर होगा। आउटर लेयर एक्साइन होगी जो कि स्पोरोपोलिन से बनी होगी। और अब तक खोजे गए जो भी अब तक आपके नॉन ऑर्गेनिक रेसिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल है उनमें ये सबसे ज्यादा टफ है। मोस्ट रेसिस्टेंट, सबसे ज्यादा टफ है, सबसे ज्यादा रेसिस्टेंट है। ऐसा क्यों है? कह रहा है कि ये हाई टेम्परेचर को, स्ट्रॉन्ग एसिड को, स्ट्रॉन्ग एल्केली को सहन कर लेगा और इसके ऊपर किसी एंजाइम का भी इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है। तो ये मोस्ट रेसिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल है। क्यों है? क्योंकि इसके ऊपर ना तो टेम्परेचर का इफेक्ट हो रहा है, ना तो किसी एसिड का इफेक्ट हो रहा है, ना तो किसी एल्कली का इफेक्ट हो रहा है और ना कोई एंजाइम इसे डाइजेस्ट कर पा रही है। इसलिए ये मोस्ट रेसिस्टेंट ऑर्गेनिक मैटर है। इसलिए आप इसको सबसे ज्यादा रेसिस्टेंट कहते हो। कह रहे हो कि पॉलिन जो है, पॉलिन ग्रेन का एग्जाइम जो है प्रोमिनेंट एपर्चर रखता है जिसे हम जर्मपोर कहते हैं, जिसे हम जर्मपोर कहते हैं। और जर्म पे स्पोरोपोलिन अपसेंट होता है। जहां स्पोरोपोलिन होगा वहां जर्म ट्यूब ही नहीं बनेगा। आप पॉलन ग्रेन को प्रिजर्व्ड कर सकते हो, आप पॉलन ग्रेन को प्रिजर्व कर सकते हो एक फॉसिल की तरह। क्यों कर सकते हो? क्योंकि यहाँ प्रेजेंस है स्पोरोपोलिन जिसको आप न जला सकते हो, न गला सकते हो,
ठीक है ना, डाइजेस्ट कर पा रहे हो ना, उसको हाई टेम्परेचर दे करके डिग्रेडेट कर पा रहे हो ना, एसिड में डाल करके उसको घुला पा रहे हो ना, अल्कली में डाल के घुला पा रहे हो, इसलिए इसे आप एज ए फॉसिल्स प्रिजर्व कर पा रहे हो। ठीक है, अब कह रहे हो कि एग्जाइम जो है फैसिनेटिंग अरेंजमेंट रखती है, डायग्रामेटिकल देखेंगे, अरेंजमेंट पैटर्न में डिजाइन, और ये बहुत ज्यादा हार्ड है इसलिए जरूरी भी है ताकि जर्म पोर बन सके। जबकि इनर वॉल जो है आपकी वो इंटाइन है, और ये कॉन्टिन्यूअस लेयर से बनी हुई है, किसके, सेल्यूलोज के और पैक्टिन के, सेल्यूलोज के और पैक्टिन के कॉन्टिन्यूअस लेयर से बनी हुई है। साइटोप्लाज्म प्लाज्मा मेम्ब्रेन से सराउंडेड है, इसका मतलब 3 लेयर तो है, एक्साइन, इंटाइन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कह रहे हो कि जर्म पोर जो है, सॉरी, पॉलिन ग्रेन जो है, नॉट अ जर्म पोर, सो सॉरी, पॉलिन ग्रेन जो है वो 2 सेल मैच्योर होने पर मैच्योर पॉलिन ग्रेन 2 सेल का होता है, 60%, आगे लिखेगा, इसमें से एक वेजिटेटिव और दूसरा जनरेटिव सेल होती है। वेजिटेटिव सेल बिगर होती है, अबाउंडेंट फूड रिजर्व रखती है, लार्ज इरेगुलर शेप का न्यूक्लियस रखती है। सारे कैरेक्टर याद होने चाहिए कि है किसके। जबकि जनरेटिव सेल स्मॉल होती है, साइटोप्लाज्म में वेजिटेटिव सेल की तैरती रहती है, स्पिंडल के शेप की होती है, और इसके अंदर डेंस साइटोप्लाज्म होते हैं, और न्यूक्लियस भी होता है। कह रहे हो कि 60% एंजियोस्पर्म 2 सेल कंडीशन में अपने पॉलिन ग्रेन को रिलीज करते हैं, मीन 60% एंजियोस्पर्मिक प्लांट के पॉलिन ग्रेन 2 सेल कंडीशन में ही रिलीज होते हैं, 2 सेल स्टेज। ठीक है, और 40% तो आपको पता ही है 3 सेल कंडीशन में होंगे, देखा जाएगा अभी। 40% में कह रहा है जनरेटिव सेल डिवाइड हो जाती है माइटोटिकली। जनरेटिव सेल में कौन सा डिवीजन होता है, माइटोटिक डिवीजन होता है, होगा भी माइटोटिक, क्योंकि रिडक्शनल डिवीजन पहले ही हो चुका है पॉलिन ग्रेन के नहीं भी। और ये 2 मेल गैमेट प्रोड्यूस करता है। ठीक है, पॉलिन ग्रेन के अंदर जो है क्या बना लेता है, 2 गैमेट बना लेता है। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बात कर रहे हैं। अब तक हमने पॉलिन ग्रेन के स्ट्रक्चर पे एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन देखा और क्वेश्चन देखा, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। जितने हाईलाइट हैं हर वर्ड आपको क्वेश्चन देगा, तो इसे छोड़ने की गलती नहीं करनी है। चलिए, तो जरा हम इस बात को समझते हैं कि इसने कहा क्या है हमसे। अगर हम पॉलिन ग्रेन की बात करें, पॉलिन ग्रेन की बात करें तो हमने देखा कि जो पॉलिन ग्रेन है ये मैच्योर पॉलिन सेक, अब अगर पॉलिन सेक मैच्योर हो गई है तो आपको बढ़िया से पता है ये टूटेगी, इसके अंदर पॉलिन ग्रेन भरे पड़े हैं, अब ये रिलीज होती है। इसीलिए बुक में लिखा है कि अगर आप मैच्योर पॉलिन ग्रेन, सॉरी, मैच्योर एंथर के ऊपर ऐसे फिंगर लगाते हैं तो आपके फिंगर के ऊपर येलो कलर के बहुत सारे पाउडर जैसा कुछ देखने को मिलेगा। अब इसे आप स्लाइड के ऊपर पानी रख करके उस स्लाइड में तो सारे पॉलिन ग्रेन स्लाइड पे आ जाएंगे। अब इस स्लाइड को माइक्रोस्कोप के नीचे रख करके स्टडी करो। जब स्टडी करोगे तो तुम समझ पाओगे कि इसके आर्किटेक्ट में, इसके शेप में, इसके साइज में बहुत ज्यादा वेरिएशन है। ये सारी लाइन आपको देख दिया है। इसमें ये दिखाना चाह रहा है कि जो पॉलिन ग्रेन है वो
एक शेप, एक साइज, एक डिजाइन के सभी प्लांट्स में नहीं होते हैं, उनमें वेरिएबिलिटी देखने को मिलती है। वही लाइन एनसीईआरटी में दिखा है। तो यहाँ से ये निकला, और जब हम इसको देखने जाएंगे कि ये दिखता कैसा है हमारा पॉलन ग्रेन, आप पाओगे कि पॉलन ग्रेन में 3 लेयर होगी। इनर मोस्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वो तो होनी ही है, हर प्लांट सेल के पास होगी, हर एनिमल सेल के पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी, आपको पता ही है, वो तो होनी ही है। फिर आपकी सेल्यूलोज और पैक्टिन की बनी हुई इनर मोस्ट लेयर जो कंटिन्यूअस है, और लास्ट में आपकी स्पोरोकोलिन की बनी हुई एक विशेष पैटर्न की लेयर जो कहीं कहीं पर डिसअपेयर है ही नहीं, एब्सेंट है। तो यहाँ आपको सबसे अंदर की ओर क्या दिखा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसके अंदर आपको क्या दिख रहा है? इनर सेल वॉल, और सबसे लास्ट में आपको क्या दिख रहा है? सबसे लास्ट में तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो ही गई है, तो हमको आउटर लेना होगा। हमको आउटर क्या दिख रहा है? आउटर ही दिखेगा, आउटर सेल वॉल। अब हम कह रहे हैं, हम क्या कह रहे हैं, बुक कह रही है, इनर सेल वॉल को हम इंटाइन कहेंगे, इंटाइन, और आउटर सेल वॉल को एक्साइन कहेंगे। आउटर सेल वॉल को आप कह रहे हो कि ये स्पोरो पोलिन का बना हुआ है, और स्पोरोपोलिन अब तक खोजे गए सभी केमिकलों में से सबसे ज्यादा रेसिस्टेंट केमिकल है, जिसको ना आप एसिड से, ना एल्कली से, ना डाइजेस्टिव एंजाइम से डाइजेस्ट कर सकते हो, और ना ही आप इसको हाई टेम्परेचर दे करके नष्ट कर सकते हो। इसलिए आप इसको, इस स्पोरोपोलिन के कारण ही आप इसको एज ए फॉसिल्स स्टोर कर पाते हो। अगर स्पोरोपोलिन नहीं होता तो आप इसे एज ए फॉसिल्स स्टोर नहीं कर पाते। एज ए फॉसिल्स आपने स्टोर किया क्योंकि इसके पास क्या है बेटे? स्पोरोपोलिन है। आई होप यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई होंगी आपकी। इंटाइन लेयर हम लोग कर चुके हैं। इंटाइन लेयर किससे बनी हुई है? सेल्यूलोज से बनी हुई है, और किससे बनी हुई है? पैक्टिन की बनी हुई है। सेल्यूलोज और पैक्टिन की बनी हुई है। ठीक है। अच्छा, स्पेलिंग कहीं मिस्टेक हो रही है यार, ये तो चलो। स्पोरोपोलेनिन, अरे बताओ रे भाई, क्या है स्पेलिंग स्पोरोपोलेनिन की? बताओ बच्चों। अच्छा ठीक है, स्पोरोपोलेनिन। ठीक, ठीक है ना, स्पोरोपोलेनिन ही है ना? ठीक है, वेरी गुड। चलो, अच्छा इसका लिखा नहीं आपने? ये किससे बना हुआ है? तो स्पोरोपोलिन से बन गया। ये किससे बना हुआ है? सबको पता है ये किससे बना हुआ है। हाँ तो पता है तो बोलो। सेल्यूलोज और पैक्टिन की बनी हुई। आप देख रहे हो ये कंटिन्यू है, और आप ये देख रहे हो कि एक स्पेशल फैशन में लगी हुई है, कहीं अब्सेंट है कहीं प्रेजेंट है। कह रहे हो जहां स्पोरोपोलिन अब्सेंट है उसे हम जर्म पोर या जर्मिनल पोर कहते हैं। उस पॉइंट को हम जर्म पोर या क्या कहते हैं? जर्मिनल पोर कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है? आगे बढ़े। कह रहे हो कि जब यह, तो बाहर का मामला हो गया,
जब ये मैच्योर होता है, 60% की बात अब हम पहले करें, कह रहे हो कि जब ये मैच्योर होता है एंथर के अंदर तो नियर अबाउट 60% पॉलिन ग्रेन टू सेल कंडीशन में आ जाते हैं, टू सेल कंडीशन में आ जाते हैं, जिसमें से लार्ज सेल जो है वो वेजिटेटिव सेल है, और स्मॉल स्पिंडल शेप की जो सेल है, जो लार्ज सेल वेजिटेटिव सेल में फ्लोट करती रहती है, तैरती रहती है, वो आपकी जेनरेटिव सेल है, वह आपके जेनरेटिव सेल है। ठीक है, लार्ज सेल का जो न्यूक्लियस है वो इरेगुलर है और इसके अंदर बहुत सारे फूड मटेरियल हैं, क्योंकि इसे आगे चल करके सारे काम भी तो करने हैं। अभी मान लो ये एक सेल है और इसके अंदर ये एक बड़ा सा न्यूक्लियस है, तो कह रहे हो कि इस पूरी सेल को हम वेजिटेटिव सेल कहेंगे। इस पूरी सेल को हम क्या कहेंगे? वेजिटेटिव सेल कहेंगे। ठीक है, तो ये हमारी हो गई वेजिटेटिव सेल। कह रहे हो कि इस वेजिटेटिव सेल के अंदर स्टोरेज फूड मटेरियल है ढेर सारा। ये आपका रिजर्व फूड मटेरियल है या स्टोरेज फूड मटेरियल है? छायलो नहीं दिखता है। ठीक, स्टोरेज या रिजर्व फूड मटेरियल, रिजर्व फूड मटेरियल, इसका अपना एक बड़ा सा अबंडेंट न्यूक्लियस है, और इसके अंदर एक छोटी सी स्पिंडल शेप की डेंस साइटोप्लाज्म वाली सेल तैरती रहती है। देखो ये सेल है स्पिंडल शेप की, इसमें डेंस साइटोप्लाज्म है, और ये साइटोप्लाज्म वेजिटेटिव सेल में फ्लोट कर रही है, तैर रही है। साइटोप्लाज्म वेजिटेटिव सेल का ये साइटोप्लाज्म है, और इसका साइटोप्लाज्म में हमारी जो जनरेटिव सेल है ये तैर रही है। ठीक है, ये स्पिंडल शेप की हमारी जनरेटिव सेल है और ये हमारी वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में तैर रही है, और ये है हमारी जनरेटिव सेल। चलो, जनरेटिव सेल, आई होप क्लियर हो गया। ये है हमारी जनरेटिव सेल जो यहाँ तैर रही है। ये इनके पास भी न्यूक्लियस है, क्यों नहीं? यहाँ भी तो न्यूक्लियस होगा, ऐसे क्या है कि नहीं होगा? न्यूक्लियस यहाँ भी होगा। चलो देखते हैं, वो रहने दो, ये कलर यूज करते हैं। ये इनका अपना न्यूक्लियस है, तो इनके पास भी न्यूक्लियस है। ठीक है, ये हो गया इनका स्ट्रक्चर, ये टोटल हो गया इनका स्ट्रक्चर। कह रहे हो कि 60% तो टू सेल कंडीशन में है, पॉलिनेशन से पहले ही ये दो सेल कंडीशन में आ चुके हैं, लेकिन जो शेष 40% हमारे बचे हुए हैं ना, अच्छा यही कर लेते हैं, जो बाकी 40% बचे हुए हैं, 60% के बाद जो बच गए वो आपके कहाँ लिखे यार, 40% बचे हुए हैं, वो थ्री सेल कंडीशन में अपने एंथर से बाहर निकलती है। मीन्स उनका पॉलिनेशन से पहले ही उनमें थ्री सेल कंडीशन आ जाती है। कौन कौन सी से? एक तो डिफिनेटली वेजिटेटिव होगा, दूसरा जनरेटिव नहीं होगा। जनरेटिव तो नहीं होगा, कैसे होगा जनरेटिव बताओ? नहीं होगा, क्योंकि ये जनरेटिव सेल फिर से माइटोटिक डिवाइड करके, माइटोटिक ही डिवाइड करेगी। पॉलन ग्रेन के टाइम में रिडक्शनल डिवीजन हो गया, और कौन सा डिवीजन होगा बताओ? माइटोटिक डिवीजन होगा। ये माइटोटिक डिवाइड करके दो जर्म सेल बना लेगी, सॉरी, मेल गैमिट, दो मेल गैमिट बना लेगी। मेल गैमिट बना लिया इसने, दो मेल गैमिट बना लिया। तो इस तरीके से गैमिट भी तो सेल होती है ना, दो सेल गैमिट के और एक सेल वेजिटेटिव के, थ्री सेल कंडीशन हो गया। तो 40% पॉलिन ग्रेन, 40% पॉलिन ग्रेन थ्री सेल कंडीशन में
माइक्रोस्पोरेंजिया के एडिशन से के दौरान बाहर आते हैं। जब माइक्रोस्पोरेंजिया फटती है तो 40% पहले ही 3 सेल कंडीशन में हो चुके होते हैं और 60% 2 ही सेल कंडीशन में बाहर आ जाते हैं। तो हम लोग स्ट्रक्चर पूरा कर लिए। आई होप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप चाहें तो एक बार अपनी एनसीईआरटी देख लें फिर से। जो जो आपने पढ़ा वो सारी चीजें आपको यहाँ देखने को मिलेंगी। सब कुछ देखने को मिलेगा। एक बार आपने पहले देखा, एक बार अब आप फिर से देख रहे हो। आपने कहा पॉलन ग्रेन मेल गैमिटोफाइट्स है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको याद होना चाहिए कि पॉलन ग्रेन क्या है, मेल गैमिटोफाइट्स। फिर आपने देखा कि अगर आप ओपन एंथर, चाहे हिबिस्कस का हो चाहे किसी भी फ्लावर का हो, उसके ऊपर आपने फिंगर ऐसे घुमाया तो एलोइस पाउडरी पॉलन ग्रेन आपके फिंगर पे आ जाएंगे। और अब आप इसको क्या करें कि एक स्लाइड के ऊपर पानी लें और वहां पे डाल दें। तो आप डार्लिंग क्यों डालेंगे स्लाइड पे पानी लेकर अपने पॉलन ग्रेन को वहां क्यों डालना चाहते हैं? राइट, इसलिए डालना चाहते हैं ताकि हम पढ़ सकें, माइक्रोस्कोप से देख सकें। और जब माइक्रोस्कोप से हम देखेंगे तो हम पाएंगे कि पॉलन ग्रेन में बहुत ज्यादा वैरायटी देखने को मिल रही है। चाहे वो उसके आर्किटेक्ट क्या कहते हैं, आर्किटेक्चर को लेकर के हो, चाहे वो साइज को लेकर के हो, चाहे शेप को लेकर हो, चाहे कलर को लेकर हो, चाहे डिजाइन को लेकर, इन सभी चीजों को लेकर के बहुत वेरिएबिलिटी आपको देखने को मिल रही है। आपके जो पॉलन ग्रेन है वो वेरिएबल करते हैं स्पीसीज टू स्पीसीज अकॉर्डिंग टू आर्किटेक्चर, साइज, शेप, कलर और डिजाइन। ओके, तो ये भी आपको पता चल गया कि पॉलन ग्रेन एक जैसे नहीं होते, ये वेरी करते हैं, डिफर होते हैं। फिर आपने कहा कि जो आपका पॉलन ग्रेन है वो स्फीरिकल होता है। तो आप यहाँ भी देख सकते हो कि आपके पॉलन ग्रेन किस तरीके से दिखाए गए हैं, सब स्फीरिकल दिखाए गए हैं। और स्फीरिकल है तो इसको मेजर आप डायामीटर में ही करोगे। तो जब आप इसको मेजर कर रहे हो तो आपको ये 25 टू 50 माइक्रोन मीटर डाया के मिल रहे हैं। और इसमें 2 लेयर आपको देखने को मिल रही है। आप यहाँ भी देख सकते हो कि यहाँ 2 लेयर देखने को मिल रही है। हाँ, यहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, अच्छा एक्साइन को ही गायब कर रखा है। 2 मेम्ब्रेन अंदर वाली ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और ये जो है आपकी क्या है, इंटाइन, और उसके बाद एक्साइन वाली लेयर आ जाएगी। तो कह रहे हो कि ये 2 लेयर किसकी दिखा रहा है, हार्ड। एक तो हार्ड आउटर लेयर है, आउटर लेयर हार्ड है, और ये मेड है स्पोरोपोलिन से, जिसे हम एक्साइन कहते हैं। तो हम चाहें तो यहाँ पर हम एक्साइन को ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ हम एक्साइन को ड्रॉ कर सकते हैं। देखो ऐसे करके आप एक्साइन ड्रॉ कर लो यहाँ पे। ठीक है, तो ये कह रहा है कि ये आउटर जो हार्ड आउटर लेयर है जो स्पोरोपोलेनिन का बना हुआ है वो एक्साइन है। और ये मोस्ट रेसिस्टेंट ऑर्गेनिक मैटर है। अब तक जितने जाने गए मैटर हैं ऑर्गेनिक, जितने ऑर्गेनिक मैटर की खोज हुई है उनमें सबसे मोस्ट रेसिस्टेंट नेचर का ये है। क्यों है? तो कह रहा है क्योंकि ये हाई टेम्परेचर को बियर कर सकता है, स्ट्रॉन्ग एसिड और एल्कली में भी डिजोल्व नहीं होगा, और डाइजेस्टिव एंजाइम भी इनके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं डाल सकती। इसलिए ये जो है मोस्ट रेसिस्टेंट ऑर्गेनिक मैटर है। और इसी कारण इस स्पोरोपोलेनिन के प्रेजेंस होने के कारण आप पॉलन ग्रेन को प्रिजर्व कर सकते हो, एक फॉसिल्स के रूप में। इस एक फॉसिल्स के रूप में आप इसे प्रिजर्व कर सकते हो। कह रहे हो कि जहां स्पोरोपोलिन नहीं है, ये सारी बातें मैंने पीछे भी बताया, उसे हम जर्मपोर कहते हैं, कह दिया जर्मपोर, उसे हम जर्मपोर कहते हैं। और ठीक है, जर्मपोर आपका हो गया। इंटाइन वॉल की बात कर रहा है, ये पॉलन ग्रेन की कंटिन्यूअस लेयर है, और ये देखो कंटिन्यूअस लेयर है और ये सेल्यूलोज की बनी हुई है, इसकी बात कर रहा है। इसको कहा ये एक्साइन है, स्पोरोपोलेनिन की बनी हुई है। ये इंटाइन है, और ये हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। एक्साइन, इंटाइन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सॉरी बेटे, तो बाहर चला गया, बाहर तो साइटोप्लाज्म में घुस गया, नहीं, सिर्फ ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है।
व्हाट हैपन, ठीक है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है आपकी, अंदर वाली मेम्ब्रेन जो ये दिख रही है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एक्साइन इंटाइन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपने देखा। फिर आप देख रहे हो कि यहाँ पे साइटोप्लाज्म है, ये इनका साइटोप्लाज्म है, और इस साइटोप्लाज्म के अंदर एक न्यूक्लियस है, फिर वैक्यूल्स आ गया, फिर यहाँ पर आप वैक्यूल्स के डेवलपमेंट को देख रहे हो, जिसको थियरी में कहीं नहीं लिखा है, पर आप जानते हो कि प्लांट सेल में श्योरिटी है कि 1 या 2 वैक्यूल्स होंगे, और ये आपका जो पॉलन ग्रेन है ये प्लांट सेल ही है, तो वैक्यूल्स आपको दिख रही है, तो परेशान ना होइए, वैक्यूल होगा क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक फीचर है प्लांट सेल का। इसके अंदर आपका वही न्यूक्लियस है, फिर वैक्यूल्स बड़ा होता जा रहा है, और आपकी न्यूक्लियस एसिमेट्रिकल स्पिंडल। देखो यहाँ पे एसिमेट्रिकल स्पिंडल जो लिखा है ना, थियरी में और डायग्राम में थोड़ा सा मिसमैच है। यहाँ जो आपका एसिमेट्रिकल स्पिंडल लिखा है, डेफिनेटली ये न्यूक्लियस को लिखा है, कह रहा है कि सिमेट्रिकल स्पिंडल इस वैक्यूल्स के कारण बनी, और इस एसिमेट्रिकल स्पिंडल के फॉर्मेशन के कारण जो आपका न्यूक्लियस है, वो न्यूक्लियस 2 साइज का हो गया, एक बड़ा न्यूक्लियस, ये रहा लार्ज न्यूक्लियस, और ये देखो आप एक छोटा न्यूक्लियस, अंदर छोटा न्यूक्लियस आपको दिख रहा है। तो कह रहा है कि जो बड़ा न्यूक्लियस है वो वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस है, और जो छोटा न्यूक्लियस है वो जनरेटिव सेल का न्यूक्लियस है। अब देखो ये वही लिख रहा है, द साइटोप्लाज्म ऑफ पॉलन ग्रेन इज सराउंडेड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन। खुद देख लो, खुद देख लो तुम, जो लिखा है वो डायग्राम में भी डाला है कि इसका साइटोप्लाज्म प्लाज्मा मेम्ब्रेन से सराउंडेड है, आप देख रहे हो। कह रहा है कि जब पॉलन ग्रेन मैच्योर होता है तो ये 2 सेल में कन्वर्ट होता है, वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल। आपके सामने फिलहाल यहाँ जो आप देख रहे हो वेजिटेटिव सेल बनाया जा रहा है, वेजिटेटिव सेल बीगर है, देख लो ये पूरा वेजिटेटिव सेल है, आप यहाँ से देख लो ये पूरा सेल वेजिटेटिव सेल, तो कह रहे हो कि वेजिटेटिव सेल बीगर है, सही है, बीगर दिख रहा है आपको, वेजिटेटिव सेल बीगर है। अबाउंडेंट फूड रिजर्व है, इनके पास फूड रिजर्व आपके हैं, आप देख सकते हो कि बहुत सारे फूड रिजर्व रखे हुए हैं। लार्ज इरेगुलर शेप का न्यूक्लियस है, इसमें लार्ज इरेगुलर शेप का न्यूक्लियस भी है। न्यूक्लियस है आपका, जबकि जनरेटिव सेल खुद देखो छोटी है, जनरेटिव सेल आपकी छोटी है। खैर, एक मामला यहाँ मुझे नहीं करना चाहिए था, डायग्राम को थोड़ा और डिटेल करना चाहिए। देखो ये वेजिटेटिव सेल टोटल है, इसमें इसने क्यों डाला है 2 लेयर मुझे नहीं पता, ये टोटल आपकी वेजिटेटिव सेल है, ये टोटल वेजिटेटिव सेल है, जो जहां से जहां तक आप देख रहे हो। अब आप कह रहे हो कि इस वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में द जनरेटिव सेल इज स्मॉल एंड फ्लोटिंग इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द वेजिटेटिव सेल। यहाँ आपको तैरते हुए नहीं दिखाया, लेकिन मैंने जो डायग्राम बनाया था मैंने कहा कि देखो ये वेजिटेटिव सेल है, ये उसका न्यूक्लियस है, और ये वेजिटेटिव सेल का साइटोप्लाज्म है। इस साइटोप्लाज्म में स्पिंडल शेप का, अब ये स्पिंडल नहीं है, सिमेट्रिकल स्पिंडल नहीं है, स्पिंडल शेप की सेल है, जो कि आपके साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल में तैर रही है, साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल में तैर रही है, जिसे हम क्या कहते हैं, जेनरेटिव सेल। जेनरेटिव देखो यहाँ लिखा है जेनरेटिव सेल, लेकिन वो कुछ ऐसे होती है, ठीक है। ठीक है, लिख इस तरीके से रहा है, बना इस तरीके से रहा है, तो हमें दिमाग में डायग्राम होना चाहिए। तो कभी कभी क्या जनरली अगर डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन पूछेगा तो एनसीईआरटी का ही डायग्राम चिपकाएगा, और तो बाहर से वो लाएगा नहीं। ठीक है, यहाँ तक हम क्लियर कर लिए। स्पिंडल शेप्ड है और डेंस साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस है। 60% पॉलन ग्रेन इसी 2 सेल कंडीशन में माइक्रोस्पोरेंजिया से रिलीज हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन 40% जो पॉलन ग्रेन है वो 3 सेल कंडीशन में रिलीज होते हैं। यहाँ भले नहीं लिखा है, बस ये लिखा है कि 3%, अरे सॉरी,
यहाँ लिखा है 3 सेल स्टेज। तो ये 3 सेल स्टेज 40% पॉलन ग्रेन के लिए लिखा गया है, किनके अंदर 2 मेल गैमेट भी बन जाता है। ये गैमेट तो 2 सेल कंडीशन में भी बनेगा, लेकिन पॉलिनेशन के बाद बनेगा। और यहाँ जो बनाया गया है पॉलिनेशन से पहले ही पॉलन ग्रेन को 3 सेल कंडीशन में कर दिया गया है। तब 3 सेल कंडीशन की बात हो रही है कि 3 सेल कंडीशन में अपने माइक्रोस्पोरेंजिया पॉलन सैक से रिलीज हो चुके हैं। तो रिलीजिंग के टाइम 3 सेल कंडीशन है, रिलीजिंग के टाइम 2 सेल कंडीशन है। ये रिलीजिंग के टाइम की पोजिशन की बातें हो रही है। आप इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ पॉलन ग्रेन पे काम करोगे, तो यहाँ से आपको एमसीक्यू मिलेंगे, पक्का मिलेंगे। तो आप इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की जब बात करते हो, दोनों पहलू को देखते हो कि ऐसा कौन सा काम किया जाए जिससे हमारी जो इकोनॉमी है वो ग्रो करे, और ऐसा कौन सा काम न किया जाए जिससे हमारी इकोनॉमी जो है वो घट जाए। तो आप जानते हो कि अगर आप बीमार पड़ते हो, आप बीमार पड़ोगे तो आप डॉक्टर के पास जाओगे, आप उसकी फीस दोगे, आप फिर उस मेडिसिन के लिए मेडिकल स्टोर पे जाओगे, वहां आप पैसे पे करोगे, तो आपकी इकोनॉमी तो बेटे रिड्यूस हो रही है, घट रही है। और अगर आप कोई ऐसा काम करो जिससे आपकी इकोनॉमी बढ़ जाए, जैसे आप दूध बेचते हो, तो अगर दूध आपका 70-80 रुपए लीटर है, तो आपकी जो दही है वो कहीं 150-200 रुपए लीटर है। तो आपने सिर्फ दूध को दही बना में कन्वर्ट कर दिया, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया का यूज कर दिया, और आपने अपनी इकोनॉमी को ग्रो करा लिया। तो है ना ये मजेदार बात। तो जब आप इकोनॉमी की बात करते हो, तो आप दोनों पहलू पे काम करते हो कि आप ऐसा कौन सा काम करोगे जिससे आपकी इकोनॉमी बढ़ेगी, और ऐसी कौन कौन सी बातें जिससे इकोनॉमी घट जाएगी। तो देखो यहाँ पे कह रहा है कि पॉलन ग्रेन की बहुत सारी स्पीसीज जो है वो सेवरल एलर्जी काज करती है। एलर्जी जिसमें ब्रांकियल ब्रांकियल एफ्लिक्शन भी है। कुछ लोगों में क्रोनिक रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर होता है, जैसे अस्थमा, ब्रंकाइटिस। ये क्रोनिक, देखो यहाँ क्रोनिक रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर के 2 रूप दिए हैं, ये 2 पूछ सकता है। क्रोनिक रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर तो आप लिखोगे अस्थमा और ब्रंकाइटिस। तो बताओ, अगर आपको इस तरीके से डिजीज होंगी, तो भैया डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा और पैसे निकालने पड़ेंगे जेब से, तो इकोनॉमी तो लॉस होगी। वो पार्थिनियम की स्टोरी बता रहा है, या कैरेट ग्रास की स्टोरी बता रहा है। कह रहा है कि इंडिया में जब गेहूं बाहर से विदेशों से लाया गया, उसी टाइम हमारी पार्थिनियम भी इंडिया के अंदर आ गई। और इंडिया के जो जो पार्थिनियम के पॉलिन ग्रेन है, या कैरेट ग्रास के पॉलिन ग्रेन है, ये एलर्जी काज करते हैं। और ये एलर्जी आपके क्रोनिक रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर वाले हैं। जो आपके कैरेट गाजर घास के पॉलिन ग्रेन से एलर्जी होगी, वो किस तरीके की एलर्जी होगी? क्रोनिक रिस्पायरेटरी एलर्जी होगी। तो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में आपने ये चीजें देख ली, और आप क्या देख रहे हो? रहा है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको नुकसान ही नुकसान पहुंचा रहा है, आपको फायदा भी दे रहा है। क्या फायदा दे रहा है? देखते हैं क्या फायदा दे रहा है। दे रहा है कि रिच होते हैं, वही रिच हैं न्यूट्रिएंट्स से। और अगर ये रिच हैं, तब आप इसका यूज करो कैसे? टैबलेट के फेज में, एज ए फूड सप्लीमेंट, या वेस्टर्न कंट्री तो इसको यूज करती हैं पोलन प्रोडक्ट को किस रूप में? टैबलेट्स के रूप में, सिरप के रूप में। ये अवेलेबल है मार्केट में, आपके यहाँ भी है, ऐसा थोड़ी कि आपके यहाँ नहीं है। और ये इंक्रीज करती है परफॉर्मेंस ऑफ एथलीट्स, रेस एंड रेस हॉर्सेस। आपने सुना होगा कि कुछ टेस्ट होते हैं, और उस टेस्ट में जो खिलाड़ी हैं उन्होंने कोई दवा ले ली होती है जिससे उनके दौड़ने की क्षमता बढ़ जाती है। घोड़े को दवा खिला दी गई जिससे रेस में घोड़े के दौड़ने की क्षमता बढ़ गई। तो दवा यही तो होती है, पॉलन ग्रेन के न्यूट्रिएंट्स ही तो दिए जाते हैं। आई होप आप इस बात को समझ रहे हो। तो अगर न्यूट्रिएंट्स के रूप में आप इसे खाते हो, तो आप हेल्दी रहोगे और अच्छा काम करोगे, अपनी इकोनॉमी को ग्रो करोगे। अब कह रहा है, देखो अब इकोनॉमी की बात कर दिया कि ये रोग पैदा करेगा तो हमारा इकोनॉमी घटेगा।
और इसको हम एज ए न्यूट्रिएंट्स बेच सकते हैं। बेचेंगे तो हमारा पैसा बढ़ेगा, और अगर खरीदते हैं, खाते हैं, हम हेल्दी रहते हैं, काम करते हैं, तो हम ज्यादा पैसा अर्न कर सकते हैं। अब यहाँ पर इकोनॉमी खत्म करके ये बात कर रहा है वैल्यूबिलिटी की। कहते हो ना कि वैलिडिटी कितनी है आपके फोन की, तो यहाँ वैलिडिटी नहीं, यहाँ वो उसी वर्ड के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, वैल्यूबिलिटी। कह रहे हो कि अगर कोई पॉलिन ग्रेन माइक्रोस्पोरेंजिया से निकल करके, या आपके पॉलिन सेक से निकल करके, सही वर्ड पॉलिन सेक ही है, से निकल करके ये किसी स्टिग्मा के ऊपर आता है, मान लो ये किसी स्टिग्मा के ऊपर आता है, किसी एंथर से ये निकल करके किसी स्टिग्मा के ऊपर आता है, ये आपका एंथर है, तो यहाँ से ये पॉलिन ग्रेन निकले और निकल करके स्टिग्मा के ऊपर लैंड किए। तो कह रहे हो कि स्टिग्मा पर आने के बाद इनकी वैल्यूबिलिटी कितनी है, कितनी टाइम तक ये फर्टिलाइजेशन के लिए कैपेबल हैं, कितने टाइम तक ये फर्टिलाइजेशन कर सकते हैं, उसे ये कह रहा है कि वैल्यूबिलिटी क्या है पॉलिन ग्रेन की। हमें सीखना है पॉलिन ग्रेन की वैल्यूबिलिटी क्या है बिफोर स्टिग्मा, स्टिग्मा पर आने के बाद। कह रहा है कि ये एक थोड़ी है, ऐसा थोड़ी है कि हम बता दें कि स्टिग्मा पर आने के बाद जो है वो आधे घंटे के बाद अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो नहीं होगा, या 24 घंटे के बाद नहीं हुआ तो नहीं होगा, या 1 महीने तक कर सकता है, नहीं। कह रहा है कि ये तो स्पीसीज टू स्पीसीज वेरी कर रहा है। कैसे कह रहा है, कैसे कर रहा है जरा देखो, हाईली वेरिएबल। अब एग्जाम्पल भी देगा एक्सटेंड। अच्छा, ये टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है कि कितने टाइम तक जीवित रहेगा या फर्टिलाइजेशन के योग्य रहेगा। टेम्परेचर अगर बढ़ा दोगे तो बेचारा, ठीक है, स्पोरोपोलिन के कारण इसे आप बचा सकते हो, लेकिन फिर भी टेम्परेचर आप बढ़ा दोगे तो वो क्या कहते हो, जर्मिनेट नहीं कर पाएगा। ह्यूमिडिटी अगर आप घटा देते हो तब भी ये जर्मिनेट नहीं कर पाएगा। टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी इसलिए यहाँ इंपॉर्टेंट है स्पोरोपोलिन के बावजूद, क्योंकि टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी मतलब पानी, टेम्परेचर आप समझ रहे हो, ये दोनों एंजाइम को कंट्रोल करते हैं। और एंजाइम, जब आपका पॉलिन ग्रेन यहाँ आएगा तो ये पॉलिन ग्रेन अपना डेवलपमेंट करेगा, इसके लिए जरूरी है एंजाइम की एक्टिविटीज। टेम्परेचर ज्यादा होगा तो भी एंजाइम एक्टिविटीज प्रभावित होगी, और टेम्परेचर कम होगा तो भी प्रभावित होगी, ह्यूमिडिटी कम होगी तब भी प्रभावित होगी, ज्यादा होगा तब भी प्रभावित होगी। ठीक है, इसलिए इस वर्ड को दिया है, नहीं तो कुछ बच्चों के दिमाग में बात होती है कि स्पोरोपोलिन है, और अभी अब मैडम ने बताया कि स्पोरोपोलिन जो है उसके ऊपर किसी टेम्परेचर का प्रभाव नहीं पड़ता, और अब कह रही है कि देखो टेम्परेचर इसको प्रभावित कर रहा है। तो बेटा वो इसलिए कर रहा है क्योंकि ये सीधा रिलेटेड है एंजाइम से। ओके, अब कह रहे हो कि सीरियल सच एज राइस एंड व्हीट, एकदम सीधा सीधा दिया है, राइस और व्हीट। ग्रेमिनेशी की वेरिएबिलिटी कितनी है, सिर्फ 30 मिनट। इनकी वेरिएबिलिटी कितनी है, 30 मिनट। जबकि रोजेसी, लेग्यूमिनेशी, सोलेनेशी, इनकी वेरिएबिलिटी कितनी है, 4 मंथ्स, महीनों। तो काफी वेरी कर रहा है, तो वेरिएबिलिटी की बात कर दिया। अब यहाँ स्टोरिंग सीमेन स्पर्म ऑफ मेनी एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन की भी बात कर रहा है। कह रहा है कि इसे हम आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कहते हैं, और इस आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में पॉसिबल है कि हम स्टोर कर पाए पॉलिन ग्रेन को भी, पॉलिन ग्रेन को भी लार्ज नंबर ऑफ स्पीसीज ऑफ ईयर इन, मतलब पॉलिन ग्रेन को भी आप प्रिजर्व कर पाए। कुल मिला के आपसे कहना तो उसे पॉलिन ग्रेन के बारे में ही था, लेकिन वो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के कई एग्जाम्पल आपके सामने रख गया। कहा कि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, पहले तो आप समझो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन है क्या, है ये आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। आर्टिफिशियल
इंसेमिनेशन क्या है? कह रहे हो कि -96 डिग्री सेल्सियस पर नाइट्रोजिनस लिक्विड, नाइट्रोजन का लिक्विड अगर हम ले लेते हैं और इस लिक्विड के अंदर चाहे हम सीमेंट डाल दें, अब सीमेन मैं अगले चैप्टर में बताऊंगी, सीमेन में स्पर्म होगा ही होगा, या सीधा हम स्पर्म डाल दें किसी भी एनिमल का, किसी भी एनिमल का। आप कहते हो ना कि गाय को, भैंस को, बकरी को सीमन दिलवाने ले गए हैं ताकि वो गर्भ धारण कर सके, तो सीमन जाहिर सी बात है कि उसके अंदर स्पर्म है, तभी तो स्पर्म यानी मेल गैमीट है, तभी तो प्रेग्नेंट हुई, तभी तो वहां फर्टिलाइजेशन हुआ और फिर वो प्रेगनेंसी की तरफ बढ़ी। तो कह रहा है कि चाहे इस लिक्विड के अंदर हम सीमन या स्पर्म को स्टोर कर सकते हैं, ह्यूमन के भी स्पर्म को स्टोर कर सकते हैं, सिर्फ पशुओं के सीमन को या स्पर्म को स्टोर नहीं कर रहे हैं। कह रहा है इतना ही नहीं, हम तो पॉलन ग्रेन को भी स्टोर करेंगे, पॉलन ग्रेन को भी स्टोर करेंगे। तो -196 डिग्री सेल्सियस पर अगर हम नाइट्रोजन का लिक्विड ले लें, या नाइट्रोजन के लिक्विड को हम -196 डिग्री टेम्परेचर पर रख दें और उसके अंदर हम ये सारी चीजें डाल दें, तो हमारा सीमन या हमारा स्पर्म, सीमन मतलब स्पर्म, सीमन के अंदर ही स्पर्म है, तो स्पर्म या हमारा पॉलन ग्रेन लॉन्ग टाइम तक अपनी वैल्यूबिलिटी को मेंटेन करके रखेगा। जो उसकी वैल्यूबिलिटी है, वेरी कर रही है भले ही, लेकिन उसकी एक अपनी ड्यू वैल्यूबिलिटी है, तो वो उसको नहीं खोएगा। इसी चीज को वो कह रहा है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। और कह रहा है कि जब आप पॉलन ग्रेन को स्टोर करते हो, उसके लिए आप वर्ड यूज करते हो पॉलन बैंक, सिमिलर सीड बैंक क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम्स के अंतर्गत क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम करते हो और उसके अंदर आप पॉलन ग्रेन को इस तरीके से लिक्विड के अंदर स्टोर करते हो, तब आप उसको पॉलन बैंक कहते हो, सीड को स्टोर करते हो तो सीड बैंक कहते हो। तो थैंक यू बेटा, फिर मिलेंगे कल नए टॉपिक के साथ।